Quality of an ideal citizen. This is the paragraph which we are going to read in this video number 353. और ये जो पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रूल भी लिख दिए हैं जो भी यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँगा अभी रीडिंग के टाइम। और वैसे तो मैं आपको इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इन माय 1 ईयर कोर्स विद मोर देन 500 वीडियोज़। तो अगर जिसको इंग्लिश के वो कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने कोर्स में सिखाए हैं, जिनको तो वो सारे आते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है स्टोरीज़ से, पैराग्राफ से। लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो इन स्टोरीज़ को या फिर कहीं भी स्टोरीज़ को, पैराग्राफ को रीड करते हैं, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि आप अपने बेसिक्स को कवर करें, स्ट्रॉन्ग करें। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसके बाद आपको रीडिंग करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एनहांस योर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, राइट। सो अभी हम रीड करते हैं और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर ले मेरे ऐप के अंदर। नीचे आपको दिख रहा होगा ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो आप डाउनलोड करके उसमें 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है क्वालिटी यानी कि विशेषता ऑफ एन आइडियल सिटीज़न। सिटीज़न मतलब होता है नागरिक, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब आपने कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे, एक आइडल, एक ये वाला भी होता है आइडल, राइट। आइडल IDLE, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। आइडल का मतलब होता है निठल्ला, बेकार, ठाली। जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता है, बेकार बैठा रहता है, ठाली बैठा रहता है, उसको बोलते हैं आइडल। जैसे मैं बोलता हूँ डोंट सिट आइडल, डू समथिंग, मतलब खाली मत बैठो, कुछ करो। निठल्ले मत बैठो, बेकार मत बैठो, कुछ करो। वो जो व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं करता है, खाली बैठा रहता है, उसको बोलते हैं आइडल। अब आप मुझे बताएं इस आइडल का क्या मतलब होगा कमेंट सेक्शन में, राइट। इजी है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। और ये जो आज का वर्ड है दिस इज़ आइडियल, आइडियल, ठीक है। आइडियल मतलब होता है आदर्श। तो एक आदर्श नागरिक की विशेषता, उसकी क्वालिटी क्या होती है, दिस इज़ द टॉपिक। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। एन आइडियल सिटीज़न, एक आदर्श नागरिक। सिटीज़न यहाँ पे नाउन है, आइडियल उसकी विशेषता बता रहा है सिटीज़न की, सो दिस इज एडजेक्टिव। और एन यहाँ पर एक आर्टिकल। एन आइडियल सिटीज़न इज, कह रहे एक आदर्श नागरिक है, वन वो, हु डज नथिंग जो कुछ नहीं करता, अगेंस्ट खिलाफ, द इंटरेस्ट्स ऑफ हिज कंट्री मतलब अपनी जो कंट्री है उसके जो इंटरेस्ट्स हैं उनके विरुद्ध वो कुछ भी नहीं करता, उस व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हु का यूज़ हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। एक आदर्श नागरिक वो है जो, अब जो की सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ हु, सो दिस इज आप ये मान लें रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये अगर ये आगे वाला सेंटेंस देखें तो ये एक खुद सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है अदर वर्ड्स के अंदर। सो सब्जेक्ट डू मतलब करना, तो हु डज जो करता है, नथिंग कुछ भी नहीं। तो एक आइडियल सिटीज़न है वो वन जो कुछ नहीं करता, अगेंस्ट खिलाफ, इंटरेस्ट के अपनी देश के। तो ये हो गया पहला लाइन। तो पहला कौन सा प्रेजेंट रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन। इस पर वीडियोस मैंने आपको दे रखी है फुल डिटेल में, और वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दे रखे हैं बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ। तो ये वीडियो एक्चुअली कोर्स के अंदर है मेरे, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और अभी एक ये यूज़ हुआ यहाँ पे ये वाला रूल, जैसे ये काफ़ी यूज़ होंगे सिंपल वाले। सब्जेक्ट इज एम आर नाउन, नाउन मतलब जैसे कोई भी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में हर चीज़ नाउन ही है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ कारपेंटर, ये सारे क्या है नाउन। ऐसे ही एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताते हैं, जैसे ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर सैड, ही इज़ वाइज, राइट। तो वो सारे एडजेक्टिव्स। और एडवर्ब होती हैं जो फ्रीक्वेंसी बताती हैं। वैसे तो अगर डिटेल में जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो एडवर्ब मतलब यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब एडवर्ब है। ही इज़ हेयर, गॉड इज़ वन, ही इज़ अपस्टेयर्स, शी इज़ डाउनस्टेयर्स। तो वो सारी, ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। और प्रेपोजिशन मतलब आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह से। और रिलेटिव प्रोनाउन आपको बता चुका हूँ। और इस पैराग्राफ में मोस्टली यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट और
हैज़ हैव के बाद अगर नाउन हो इसका मतलब ये शो करता है पोजेशन। पोजेशन मतलब कोई चीज़ है किसी के पास। आई हैव अ कार, आई हैव नॉलेज, आई हैव टाइम, इस तरह से, राइट। तो ये यूज़ होंगे यहाँ पे। तो चलिए सेकंड लाइन पढ़ते हैं। ही इज़ द प्राइड, वो गर्व है, ऑफ हिज नेशन, अपने राष्ट्र का, वो अपने राष्ट्र का गर्व होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो प्राइड जो है दिस इज़ नाउन, तो नाउन के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं और उससे पहले इज़ लगा है, उससे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर नाउन। तो यही रूल मैंने आपको लिखवाया, सब्जेक्ट इज एम आर और नाउन, ठीक है। तो वो गर्व होता है, प्राइड होता है अपने नेशन का। और इन वर्ड्स को आप याद कर ले। इंटरेस्ट मतलब उसका हक, देश का जो भी हक ये बता रहे हैं। आइडियल मतलब आदर्श, सिटीज़न मतलब नागरिक, प्राइड मतलब गर्व। तो वो अपने देश का गर्व होता है, राष्ट्र का। वैसे तो कंट्री और नेशन में अंतर होता है। कंट्री एक होती है, नेशन कुछ कंट्रीज़ को मिला के बनाया जाता है जिसको राष्ट्र बोलते हैं। हिंदुइज़्म में या फिर जो हिंदी इंडिया में जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा उनको पता होगा नेशन और कंट्री में क्या अंतर है, लेकिन बाहर कंट्री और नेशन को एक ही मान लिया जाता है। तो चलो यहाँ पे एक मान के चलते हैं। तो कोई भी सिटीज़न अपने देश का गर्व होता है। ही बिहेव्स, बिहेव मतलब व्यवहार करना, वो व्यवहार करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से, तो वो जिम्मेदारी से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा एक फ्रेज़ है, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इसका भी मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में। जैसे माई फ्रेंड डज वेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मेरा दोस्त जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करता है, ठीक है। बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर, यू कैन डू वेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ और इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो वो जिम्मेदारी से बिहेव करता है जीवन के हर क्षेत्र में। आगे लिखा है ही इज़ कॉन्शियस, वो जागरूक होता है। अब कॉन्शियस मतलब क्या होता है, अवेयर। तो ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स, वो जो उसके राइट्स होते हैं, राइट्स मतलब अधिकार, तो वो कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है अपने अधिकारों को लेकर। तो कॉन्शियस मतलब जो जागा हुआ है, अवेयर है, जिसको पता है। तो ही इज़ अवेयर ऑफ, ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स, उसे अपने हक का पता होता है, अपने राइट्स का पता होता है। एंड ऑल्सो ऑफ हिज ड्यूटीज़, और अपने कर्तव्यों का भी, ठीक है, उसके हक और उसकी ड्यूटीज़। तो ये भी आप याद रख लें, ये वर्ड कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, अवेयर होना किसी चीज़ से, और कॉन्शियस के साथ ऑफ का यूज़ होता है। दिस इज़ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो वो अपने अधिकारों के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है, और अपने कर्तव्यों के प्रति भी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। विद हिम ड्यूटी कम्स फर्स्ट, कह रहे हैं उसके लिए ड्यूटी पहले होती है। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ड्यूटी पहले होती है, विद हिम उसके लिए। अब कम विद, अगर आप चाहें तो कम विद हिम को एंड में भी लगा सकते हैं। ड्यूटी कम्स फर्स्ट विद हिम, ठीक है, ड्यूटी उसके लिए पहले आती है। तो कम विद, ये भी एक तरह का फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, विद कम के साथ में। तो ड्यूटी उसके लिए पहले आती है। आगे लिखा है ही नोज, उसे पता होता है, उसे पता है दैट कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। अब इट सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, इम्पॉसिबल एक एडजेक्टिव। तो उसे पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है, टू एन्जॉय, एन्जॉय करना किस चीज़ को, वंस राइट, खुद के अधिकारों को। खुद के मतलब एक व्यक्ति के अधिकारों को। यहाँ पे वंस क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये इम्पॉसिबल होता है एन्जॉय करना खुद के राइट्स को, अधिकारों को। विदाउट परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज़, बिना अपने कर्तव्यों को निभाए। अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ही नहीं करेगा सिंसियरली, ठीक है, ऑनेस्टली, सिंसियरली, अगर वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म ही नहीं करेगा तो फिर कैसे वो अपने अधिकार को एंजॉय कर सकता है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वही कह रहे हैं उसको पता होता है कि ये इम्पॉसिबल होता है कि अपने राइट्स को एंजॉय करना, अपने अधिकारों को एंजॉय करना बिना अपने कर्तव्यों को सिंसियरली निभाए। आगे लिखा है ही नेवर एनक्रोचेस,
ही नेवर एनक्रोचेस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेवर एक एडवर्ब है यहाँ पर, तो नेवर मतलब कभी नहीं, वो कभी भी नहीं एनक्रोचेस मतलब इसका एनक्रोच का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना या फिर अपना अधिकार कर लेना। इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि गैर कानूनी ढंग से अगर आप किसी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हो तो उसको बोलते हैं एनक्रोच करना, ठीक है। तो ही नेवर एनक्रोचेस, वो कभी भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं बनाता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अपॉन द राइट्स ऑफ अदर्स, कह रहे हो जो दूसरों के हक होते हैं उनके ऊपर वो कभी भी अपना दबाव नहीं बनाता है। तो ये जो वर्ड है ना एनक्रोचेस, ये न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कई बार नोट किया है ये यूज़ होता है। तो एनक्रोच मतलब क्या हो गया? किसी के ऊपर अपना अधिकार इलीगली ढंग से कर लेना। तो वो कभी भी अपना अधिकार दूसरों के राइट्स पर कभी भी नहीं करता है, मतलब वहाँ पे अपना धौंस नहीं जमाता है, अपना पावर नहीं दिखाता है, वहाँ पे उनके हकों को नहीं छीनता है, एनक्रोच नहीं करता है। आगे लिखा है ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, उसके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं, सारे गुण होते हैं, ऑफ अ गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी वाले। तो उसके पास अच्छे पड़ोसी के सारे गुण होते हैं। अब यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, इसके बाद यहाँ क्वालिटीज़ है, दिस इज़ नाउन, ठीक है, दिस इज़ नाउन, तो हैज़ के बाद नाउन। तो अभी यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, सब्जेक्ट हैज़ हैव नाउन। तो उसके पास एक अच्छे नेबर की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ही नेवर डज़ एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है। ही नेवर डज़, वो नहीं करता है कुछ भी। नेवर मतलब कभी भी नहीं, वो कभी भी नहीं करता है कुछ भी। दैट, जो, माइट कोज, कारण बन सकता है। इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा का, टू अदर्स, मतलब वो कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं करता है जो कारण बन सकता है दूसरों की असुविधा का। तो इनकन्वीनियंस मतलब होता है असुविधा, इनकन्वीनियंस के साथ यूज़ होता है टू, और कॉज मतलब कारण बनना, दिस इज़ वर्ब, और माइट मतलब एक संभावना बता रहा है। तो कह रहे हैं वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता है जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो कारण बनता है दूसरों के लिए असुविधा का, तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो ये वर्ड भी आप याद कर लें, इनकन्वीनियंस, असुविधा। सिंसियरली तो बहुत बार सुना होगा, स्कूल में बहुत बार यूज़ करते हैं। एनक्रोच का मतलब आपको बता दिया अभी मैंने, और बाकी तो सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। ही इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, ही इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। अब लॉ मतलब कानून, अबाइड मतलब होता है उसका पालन करना, और लॉ अबाइडिंग मतलब कानून का पालन करने वाला, सिटीज़न नागरिक। तो कह रहे हैं वो कानून का पालन करने वाला एक नागरिक होता है। तो ये एक वर्ड आप अच्छे से याद कर लो। कोई भी व्यक्ति जो कानून को अच्छे से उसको फॉलो करता है, ओबे करता है, रूल्स को फॉलो करता है, तो आप कहें कि वो लॉ अबाइडिंग पर्सन है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। तो इसको यूज़ करना शुरू कर दें। तो इसके बाद अगली लाइन, ही ओबेज, वो कहना मानता है, यानी कि ओबे करता है, फॉलो करता है। ऑल द लॉज, सारे कानूनों को, ऑफ द स्टेट, एक राज्य के, कह रहे हैं वो राज्य के सभी कानूनों को, नियमों को मानता है। ही पेज, वो भुगतान करता है, पे करना आप जानते हैं, भुगतान करना, वो पे करता है। ऑल द टैक्सेस, सारे टैक्सेस पे करता है। दैट आर ड्यू टू हिम, जो भी उसके ऊपर होते हैं, तो वो सारे पे टैक्सेस सारे पे करता है जो भी उसके ऊपर होते हैं। ड्यू मतलब होता है किसी के ऊपर होना। इसके बाद ही नोज़, वो जानता है, दैट की, इट इज़ ओनली थ्रू टैक्सेस, ये केवल टैक्सेस से ही है। दैट की ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं पब्लिक वेलफेयर वाले, आर कैरिड आउट, उनको पूरा किया जाता है। तो वो कह रहा है ही नोज़, वो जानता है कि सिर्फ टैक्सेस के थ्रू ही जितने भी पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। कैरी आउट मतलब क्या होता है? पालन करना, किसी के ऑर्डर का पालन करना, उसको पूरा करना, उसको बोलते हैं कैरी आउट। सो दिस इज़ फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट, पालन करना, और उस चीज़ को आप ये कहें पूरा करना, कंप्लीट करना। तो ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ही नोज़, वो जानता है कि इट इज़ ओनली थ्रू टैक्सेस, ये टैक्सेस के थ्रू ही है। दैट की ऑल द दैट
कि ऑल द प्रोजेक्ट्स, जो सभी प्रोजेक्ट है पब्लिक वेलफेयर के, वो पूरे होते हैं। टैक्स नहीं देंगे तो फिर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पूरे हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए एक आइडियल सिटीज़न जानता है कि उसको पे करना है टैक्स। तो आगे लिखा है ही इज़ नॉट नैरो माइंडेड। वो नैरो माइंडेड नहीं होता है। एक होता है ब्रॉड माइंडेड, जिसका माइंड काफ़ी खुला है। जो जैसे मान लो पहले होता था कि लड़कियों को मुंह ढक के रहना पड़ता था, और आज वाले अगर ऐसा करेंगे तो आजकल उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, नैरो माइंडेड किया, तो पुराने ख्यालात का है। इसका माइंड इतना अभी एक्सपेंड नहीं हुआ है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। और ब्रॉड माइंडेड कौन होगा, जो कहेगा यार कोई दिक्कत नहीं है, पहले रिवाज चलते थे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जो सही को सही कह दे और गलत को गलत कह दे, वो ब्रॉड माइंडेड होता है। नैरो माइंडेड होते हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, इन शॉर्ट। ठीक है, तो नैरो माइंडेड, जिनका माइंड बिल्कुल नैरो हो जाता है, सच को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वो लोग, तो वो नैरो माइंड नहीं होते हैं आइडियल सिटीज़न। ही इज़, वो होता है अबव, ऊपर। वो ऊपर होता है, किससे ऊपर, द कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस मतलब विचार। ठीक है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। कंसिडरेशंस मतलब एक विचार। तो वो ही इज़ अबव द कंसिडरेशंस ऑफ, विचार किस चीज़ के, ऑफ कास्ट, जाति के, या क्रीड या धर्म के। क्रीड मतलब संप्रदाय या धर्म, कास्ट आप जानते हैं जाति। कह रहे हैं जो जाति धर्म के विचार है ना, उनसे वो अबव होता है, ऊपर होता है। और जो आइडियल नहीं होगा वो जाति धर्म के नाम पे लड़ता रहेगा। तो ये एक अच्छी लाइन है, ही इज़ अबव द कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। आगे देखिए, इसमें आप हाईलाइट कर देता हूँ इन वर्ड्स को। एक कैरी आउट, ठीक है, पालन करना, उसको पूरा करना। स्पेशली जो ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं उनको बोलते हैं कैरी आउट करना। एक वर्ड है नैरो माइंडेड, ठीक है, जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, माइंड उनका बहुत नैरो होता है। और इसका ऑपोजिट ब्रॉड माइंडेड। आप अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम ब्रॉड माइंडेड। और एक है कॉन्सिडरेशंस, मतलब यहाँ पे विचार है, कास्ट मतलब जाति, क्रीड मतलब संप्रदाय या धर्म। आगे लिखा है ही वर्क्स, वो काम करता है, फॉर, के लिए, किसके लिए, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए। यूनिटी मतलब एकता और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। पेट्रियोट कौन होता है, पिछली वीडियो में आया था, एक दो वीडियो जो पिछली है। पेट्रियोट मतलब देशभक्त, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म इज़ द हाईएस्ट रिलीजन, देशभक्ति उसके लिए सबसे ऊंचा धर्म होती है। ठीक है, फॉर हिम। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे ऐप के अंदर, 1 ईयर कोर्स के अंदर। आप चाहें तो ज्वाइन करके हर चीज़ सीख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें, 1 ईयर कोर्स को। तो कह रहे हैं देशभक्ति उसके लिए, फॉर हिम, हाईएस्ट रिलीजन होती है, सबसे बड़ा धर्म होती है। तो वर्ड याद कर ले, पेट्रियोटिज्म, यूनिटी, और रिलीजन इज धर्म। आगे लिखा है ही इज़ वाइड अवेक। अवेक मतलब क्या होता है, जागा हुआ। ठीक है, ही इज़ वाइड अवेक, वाइड मतलब चौड़ा, ही इज़ वाइड अवेक मतलब क्या हुआ, वो मतलब बहुत जागा हुआ है। एंड और टेक्स एन एक्टिव पार्ट, और हिस्सा लेता है, इन नेशनल अफेयर्स, जो भी राष्ट्र के अफेयर्स होते हैं उनमें वो हिस्सा लेता है, दिलचस्पी लेता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये वाला सेंटेंस, ही इज़ वाइड अवेक, एंड के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ अवेक, वो जागा हुआ है, एंड ही टेक्स एन एक्टिव पार्ट। ठीक है, आगे एक सेंटेंस, अगर आप ध्यान से देखें, ही इज़ अवेक, वो जागा हुआ है, एंड ही टेक्स एन एक्टिव पार्ट, वो एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करता है। अगर आप यहाँ देखें तो ही टेक्स जो है, यहाँ भी ही लिखा है, तो जब आप एंड से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना, और अगर सेम वर्ड रिपीटेड हो रहा होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या बना, ही इज़ अवेक एंड टेक्स एन एक्टिव पार्ट। ठीक है, तो 2 बार ही लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यही फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ हुई। तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ वाइड अवेक, मतलब बहुत जागा हुआ है, एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन नेशनल अफेयर्स में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। ही कीप्स हिज आइज़ एंड ईयर्स ओपन,
वो अपनी आंखें और कान खुले रखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ के बारे में जागरूक होता है। अवेयर ऑफ मतलब होता है जागरूक होना। आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लगा सकते थे कॉन्शियस ऑफ। ही इज़ कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग मतलब वो हर चीज़ के बारे में जागरूक होता है। तो ये वाला वर्ड भी आप याद कर लें, अवेयर के साथ ऑफ आता है हमेशा। और ये वर्ड भी आपके लिए अच्छा है, वाइड अवेक। तो आगे लिखा है ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वो अवेयर होता है हर चीज़ के बारे में। कौन सी चीज़ें? हैपनिंग, होती हुई, अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द। कह रहे हैं जो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उसके बारे में वो अवेयर होता है, जागरूक होता है। तो यहाँ पे देखिए ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हैपनिंग, होती हुई, अराउंड हिम, उसके आसपास। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह की फॉर्मेशन में वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैपनिंग, होती हुई, अराउंड हिम, उसके आसपास। तो आगे लिखा है ही डज नॉट टॉलरेट, वो सहन नहीं करता है, टॉलरेट नहीं करता है। टॉलरेट मतलब सहन करना। क्या नहीं सहन करता है? एनी, कोई भी, एंटी नेशनल एक्टिविटी मतलब अपने देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधि हो, एक्टिविटी हो, उसको वो टॉलरेट नहीं करता है। अगर देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी हो रही होगी वो उसका क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, खंडन करेगा। तो वो टॉलरेट नहीं करेगा किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को जो उसके देश के खिलाफ हो। और आगे लिखा है ही लिव्स अ क्लीन एंड ऑनेस्ट लाइफ, वो एक साफ और ईमानदारी का जीवन जीता है। ही लिव्स अ क्लीन एंड ऑनेस्ट लाइफ, राइट। ही फाइट्स, वो लड़ता है, फॉर ट्रूथ, सच के लिए, एंड जस्टिस, और न्याय के लिए। वो सच और न्याय के लिए लड़ता है। ट्रूथ मतलब सच और जस्टिस मतलब न्याय, और एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र के विरुद्ध। टॉलरेट मतलब सहन करना, और हैपनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव, होते हुए। तो उम्मीद है गाइज आपको ये पैराग्राफ पसंद आया होगा। देखिए कितने सारे वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी को जो भी अभी इसको सुन रहे हैं तो उनको कहूँगा कि वो सारे पहले कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करें। मैंने अपने कोर्स में इतने अच्छे प्यारे एडवांस लेवल के, बेसिक से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल आराम से सेंटेंसेस के साथ समझाए हैं, एक एक पॉइंट। अब वहाँ से पढ़ें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। उसके बाद इन स्टोरीज़ को पढ़ें, एसेज को पढ़ें, तब जाकर बिलीव मी आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी फ्लोरिश होगी। और अभी भी जो वेट कर रहे हैं कि नहीं हम तो सब फ्री में कर लेंगे यूट्यूब के चक्कर में, आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखिए फ्री के चक्कर में आप कितना टाइम आप वेस्ट कर चुके होंगे। बिलीव मी गाइज, जब आपके पास एक सिस्टम होता है ना तो आप बहुत जल्दी से सीखते हैं, टाइम सेव करते हैं। और हो सकता है कि आप अभी सोच रहे हैं कि नहीं यार हम तो फ्री में कर लेंगे, लेकिन हो सकता है अगले एक साल में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए आपके पास इतनी ज़बरदस्त जो आपसे अच्छी इंग्लिश डिमांड करती हो, और आपको पता चले यार मैं फ्री के चक्कर में मैं कर ही नहीं पाया और अब अपॉर्चुनिटी आ गई और ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। अगर दूसरी तरफ आपने कोर्स ज्वाइन करके अगर सीख लिया हो अच्छा और ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो गाइज बिलीव मी आपकी लाइफ 360 डिग्री एकदम चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए बोलता हूँ कभी भी वेट मत करें कि आप जब कोई मुसीबत आएगी तभी उसको हल करेंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप मुसीबत के आने से पहले ही उसको हैंडल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो भी सीरियस है पढ़ने के लिए वो सभी के लिए कहूँगा कि वो कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। 599 कोई ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर गरीबों के लिए भी कुछ करो, गरीबों के लिए भी कुछ करो। मेरे को एक बात बताइए, आप गरीब कैसे होगे? आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप गरीब कैसे होगे? और अगर मान लो आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप किसी और के मोबाइल में देख रहे हैं, तो अगर आपको मैं कोर्स फ्री में दे भी दूं तो उसका होगा क्या? क्योंकि आपके पास तो फ़ोन ही नहीं होगा, आप देख कैसे लोगे? नहीं देख सकते। तो आप वो बात क्या करें जो प्रैक्टिकली है। हर किसी को फ्री नहीं दी जा सकती। तो आप ये भी सोचें ना, हम भी तो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करें और उसको आप इन रिटर्न आपको उसका कुछ भी ना मिले तो क्या आप काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। जब आपको पता चलेगा घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, कैसे सर्वाइव करेंगे? आप फ्री नहीं दे पाएंगे गाइज। तो समझें 599 कोई ज़्यादा नहीं होता है। आपके स्कूल की नॉलेज से कहीं ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे, कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है।
आपके कॉलेज की एजुकेशन से कहीं ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ये कोर्स। तो बाकी आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।